अभी 12 नहीं बजे हैं, इसीलिए गुड आफ्टरनून नहीं होगा। हम लोग बायोलॉजी की कक्षा में हैं और जानकारी में मैं दे दूं कि बायोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट कक्षा में बायोलॉजी के 4 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं: न्यूट्रिशन, डिजीज, डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। आप हिंदुस्तान की कोई भी परीक्षा देख लीजिएगा, 2-4 क्वेश्चन यदि बायोलॉजी में आएगा तो यहां से आएगा ही, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम में सिर्फ हार्ट तो है नहीं, ब्लड है, ब्लड ग्रुप है, ब्लड वेसल है। हार्ट तो है ही, हार्ट के माध्यम से ही ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ऑक्सीजन का परिवहन होता है, जिसकी जानकारी आपको हम अगले दिन की कक्षा में देंगे। अभी पोषक पदार्थ जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको मैं समाप्त कर दूं। हम लोग पोषक पदार्थ में थे। आप जो इतने बड़े थे और यहां से यहां तक बढ़े, ये बिना पोषक पदार्थ का संभव ही नहीं था। पोषक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, जल की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। पाचन में पढ़े हैं, थर्मोरेगुलेशंस में है, टेम्परेचर को रेगुलेट करने में है, एसिमिलेशन, भोजन के एसिमिलेशन में, पचाने में भी। इन सब में जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वर्षा का जल, वर्षा का थोड़ा समय है तो वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल है, जिसका पीएच 7 होता है। पीएच के विषय में भी सोरेनसन स्केल 0 से 14 सब चीज आप लोगों ने एक एक करके पढ़ा है। हम तो शायद बायोलॉजी में भी पीएच के विषय में जानकारी दिए हैं। और सबसे कम पीएच होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है, और सबसे अधिक पीएच होता है तो NaOH का होता है। सबसे स्ट्रांग एसिड, सबसे स्ट्रांग बेस, इन सब की भी चर्चा आपके समक्ष की गई है। हम लोग इसी क्रम में एक ऐसे पदार्थ की व्याख्या किए सबसे पहले दिन की कक्षा में, जो हमारे भोजन की मात्रा में सबसे अधिक एटीपी के निर्माण में, कल भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मैं पूछ रहा था कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया शरीर में नहीं हो तो क्या होगा। इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों ने जवाब भी दिया कि ऊर्जा के उत्पादन में कठिनाई होगी, ऊर्जा का उत्पादन नहीं होगा। कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि 2 ऑर्गन दे देगा, कहेगा कि ये नहीं और ये दोनों ऑर्गन नहीं रहेगा तो क्या। अच्छा, ये तो सर बताए भी नहीं किए, महाबुर्बक है। अरे सर बता दिए कि उसका फंक्शन क्या है, सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन क्या है, तो वही ना देगा कि ये काम नहीं होगा, शरीर में ये काम नहीं होगा, अनुपस्थित हो जाएगा। तो सीधी सी बात है। खैर मूल में आइए। तो ऊर्जा के निर्माण में इसकी बड़ी भूमिका है। हालांकि सबसे अधिक ऊर्जा देता है फैट, जिसको आज पढ़ेंगे। 1 ग्राम फैट 9.2 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। और फैट की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 75 से 100 ग्राम फैट, 75 से 100 ग्राम प्रोटीन, विशेषकर 14 वर्ष के बच्चों में। आप लोग में से कुछ बच्चे 14 वर्ष 15 वर्ष के होंगे, उनके मसल्स निर्माण में, जैसे उस बच्चे का मैं देख रहा हूं इरशाद के बगल में बैठा हुआ वो बेचारा, अच्छा 19 साल का है। अच्छा अच्छा, आपको जलन क्यों हुई? आप 29 साल के हो गए तो मतलब उससे जलते हैं, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आइए, मूल बिंदु पे आ जाइए। जलन का शिकार है। श्रुति कहती है इरशाद साहब जलन के शिकार हैं आप, दूसरे के एज से जलते हैं। अरे जलना है तो मुझसे जलिए, मैं 69 साल का हूं, कहां किसी से मुझे जलन होती है। और मैं पूरे गर्व से कहता हूं कि मैं 69 साल का हूं। आगे लिखो। बहुत अच्छा लगा कि तुमने मुझे कहा कि सर 16 साल से अधिक के नहीं लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये हो गया मस्काबाजी, जिसको मैं पकड़ लिया, ये हो गया मस्काबाजी। चलो खैर मूल में आ जाओ, पहले विषय वस्तु को समझ लो, फिर तो हास प्रयास चलता ही रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट की भोजन में सबसे अधिक मात्रा, लेकिन एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से फैट की मात्रा है। और शरीर के संरचना के विकास में प्रोटीन की मात्रा है। प्रोटीन क्या योगदान है? इसके अलावा हमारा मिनरल्स और विटामिन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए बड़े आराम से बता भी रहा हूं। पहला दिन मैंने कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था, तरसो नहीं कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया, और फिर मैंने आपसे इजाजत मांगी। इसी क्रम में हम लोग आज पहले फैट और प्रोटीन को पूरा करेंगे। सबसे पहले फैट को देखेंगे।
एक ऐसा न्यूट्रिशियस पदार्थ, एक ऐसा पोषक पदार्थ जो सबसे अधिक ऊर्जा देता है, और ये भी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग से बना है। लेकिन याद रखिए कि प्रोटीन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के संयोग से नहीं बना है। प्रोटीन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और सल्फर के संयोग से बना है। हम लोग सबसे पहले फैट को देख ले तो ज्यादा अच्छा होगा, तो लिखेंगे फैट, फैट बसा, ठीक है, बसा, वो सब पढ़ चुके हैं। ये सारी बातें मैंने पिछले दिन लिखी थी और पिछले दिन का एक्सटेंशन हो रहा है। आज की कक्षा क्या है? पिछले दिन का एक्सटेंशन है। पहला दिन मैंने कार्बोहाइड्रेट के विषय में परसों पढ़ाया था कि कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड और डाइसेक्राइड तीनों के एग्जाम्पल और उसके मुख्य पक्ष की जानकारी दी थी। कार्बोहाइड्रेट का सोर्सेज बताया था, कार्बोहाइड्रेट का टेस्टिंग बताया था, कार्बोहाइड्रेट कितना एनर्जी देता है वो सब बताया था, कार्बोहाइड्रेट की कमी और अधिकता से क्या होती है ये भी बताया था, और तब मैंने कार्बोहाइड्रेट को समाप्त किया था। तो आज की कक्षा हमारी वसा से संबंधित है, और वसा में सबसे पहले लिखेंगे एक ऐसा पोषक पदार्थ, लिखिए एक ऐसा पोषक पदार्थ जो सबसे ज्यादा ऊर्जा मुक्त करती है, जो सबसे ज्यादा ऊर्जा मुक्त करती है। एक ऐसा पोषक पदार्थ जो सबसे अधिक ऊर्जा मुक्त करती है। 1 ग्राम वसा 9.2 कैलोरी, 1 ग्राम वसा 9.2 कैलोरी ऊर्जा मुक्त करती है। ठीक है, ऊर्जा मुक्त करती है। यह कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यौगिक है। वसा कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यौगिक है। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक है, यौगिक है। चलिए अब सीधे आ जाते हैं उसके स्रोत के आधार पर। वसा को उसके स्रोत के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं। एक जंतु वसा है और एक है वनस्पति वसा। ठीक है, तो लिखिएगा स्रोत के आधार पर, सोर्सेज के आधार पे, सोर्सेज के आधार पे वसा को 2 भागों में बांटते हैं। 2 भागों में बांटते हैं। एक जंतु वसा, जैसे दूध, पनीर, अंडा, मक्खन, मांस, मछली, मांस, मछली का तेल इत्यादि। दूध, पनीर, मक्खन, अंडा, मांस, मछली का तेल इत्यादि, ये जंतु वसा है। जंतु वसा है। अभी दुर्गा माता का पर्व आ रहा है, दुर्गा पूजा, सब लोग उपवास करेंगे। और उपवास में सुन लीजिए, उपवास, मछली का तेल जंतु वसा है। तिरुपति के प्रसाद में इसका बायो टेस्टिंग हुआ तो भूकंप आ गया, राजनीतिक भूकंप भी था। ठीक है कि नहीं? और दूध को जो जंतु वसा है उसको हम लोग शाकाहारी मानकर, क्या है, यह आस्था है कि नहीं दूध शाकाहारी है। ठीक है कि नहीं? दूध क्या है, पनीर क्या है, शाकाहारी, लेकिन है जंतु वसा। एक्चुअली है क्या, ये जंतु वसा है, लेकिन उसको हम लोग क्या करते हैं, उपवास में उसका धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं। वो अशुद्ध नहीं होता है। गाय को, वो तो अपने द्वारा, मनुष्य के द्वारा बनाया गया क्या है, विधि विधान है, नियम है। हमने दूध को क्या मान लिया, शाकाहारी, लेकिन जूलॉजिकल फॉर्म में दूध क्या है, जंतु वसा है। ठीक है, तब सर उपवास में क्या करें, पानी पियो, दूध छोड़ दो, क्योंकि दूध भी जंतु वसा है। मूल में आ जाइए। तो ये जंतु वसा के उदाहरण है। दूसरा है वनस्पति वसा।
वनस्पति वसा जो पौधे से मिलता है, जो पौधे से मिलता है, जैसे जैसे तेल, अखरोट, अखरोट लिखो ना, उसमें मत जाओ, हम जो बोल रहे हैं वो लिखो, वो सब तो लटका झटका है, वो क्या है देख रही है कहां पे अखरोट लिखा हुआ है। तेल, अखरोट, बादाम, सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल, सरसों, नारियल, ये सब क्या है, सब वनस्पति वसा है। अखरोट, नारियल, ठीक है, सूरजमुखी, सरसों, ये सब वनस्पति वसा के उदाहरण है। जो प्लांट से मिलेगा वो कौन सा वसा होगा, वो वनस्पति वसा होगा। इसमें हृदय रोगी के लिए सबसे उपयुक्त तेल कौन माना जाता है? वेरी गुड। अक्सर आप पूछा जाता है, एक परीक्षा की जानकारी आपको देते हैं ना, सी-टेट टीचर की परीक्षा होती है, उसके क्वेश्चन बड़ा अच्छा होता है, ठीक है कि नहीं। और ये भी क्वेश्चन पूछता है उसका उसी तरह से कि राधे श्याम डॉक्टर मनोहर श्याम के पास गया और विभिन्न जांच के बाद राधे श्याम हृदय का रोगी के रूप में पाया गया। मनोहर श्याम डॉक्टर ने उसे निम्नलिखित में से किस तेल खाने की सलाह दी? तुम भी डायरेक्ट नहीं पूछ सकता था कि हृदय रोगी कौन सा तेल खा सकता है। ये 3 लाइन पढ़ाने के बाद तुम लगता है जैसे सस्पेंस मूवी देखने कभी गए हो? वो क्या होता है, अंधेरा आता है, आप फर करके चमगादड़ पहले फरकता है, नहीं मैंने पहले 2-4 मिनट तक पूरा वातावरण को क्या करता है, क्रिएट करता है। सस्पेंस मूवी जरूर देखो, ठीक है, रात में नहीं दिन में। रात में देखोगे स्त्री तुम फिर कल आना, ठीक है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए खैर, तो मैंने अभी आपसे कहा कि हृदय रोगियों को डॉक्टर क्या खाने की सलाह देता है, तो देखिए हृदय रोगी को नोट में लिख दो, हृदय रोगी को डॉक्टर सूरजमुखी का तेल खाने की सलाह देता है। सूरजमुखी का तेल खाने की सलाह देता है। सलाह देता है, ठीक है। देखिए 2 लड़की भाग गई वहां से, अपने भोगेगी। परीक्षा आ रहा है, 25,000 सीट आ रहा है ग्रेजुएशन वाले में, भारी पश्चाताप होगा। 25,000 सीट आ रहा है। जो ग्रेजुएशन किए हुए है उसके लिए जैसे सीजीएल होता है ना केंद्र में, उसी तरह से राज्य में है 25,000। यही जीके है 100 क्वेश्चन, अब 20-25 मैथ, 20-25 रीजनिंग। जो 110-15 की क्षमता डेवलप कर लेगा पास कर जाएगा। हाँ, और पीडीएफ जाता है तो वो जब अपने भोगेगा ना, जब परीक्षा भवन में, जब देखो सबसे बड़ा कष्ट और दुख कब होता है, जब मन करता है अपने बाहर निकल के पीटे, ठीक है। जब क्वेश्चन नहीं बनता है, अब मास्टर साहब की बात याद आता है, कैसे भागते थे। सब सुख जो अस्थाई सुख है अस्थाई दुख में बदल जाता है, ठीक है। तुमको अभी लगता है ना कि बड़ा सुख था, भाग गया, सर भी नहीं कुछ कहा, हम छोड़ देते हैं। अब अपने समझेगा, कंपीट करने के लिए 10-20-50 लड़का तैयार बैठा हुआ रहता है, समझे कि नहीं समझे। तो इसीलिए हमेशा आप लोग को, अरे रोज थोड़े ही कहेंगे, बच्चे नहीं ना है, 19 साल का हो गया इरशाद साहब के शब्दों में। अब उसको क्या कहेंगे, 18 के बाद तो वोट देने का अधिकारी है, फैसला कर सकता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। उसको हम कहेंगे कि तुम्हारा भविष्य क्या बनेगा, कैसे बनेगा, ठीक है कि नहीं। उसके लिए तो आपको स्वयं के स्तर पे क्या है समझना होगा, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए, ठीक है। तो खैर चलिए, जो समझता है ये सब समझती है तो है, कमजोर भी है लेकिन धीरे धीरे पढ़ के मजबूत हो रही है। धीरे धीरे होता है, कोई रातों रात परिवर्तन नहीं होता है। जब नहीं कभी पढ़े हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, कई बार पढ़ना पड़ता है, 2 बार 3 बार पढ़ता है, पास कर ही जाता है, ठीक है कि नहीं। चलिए खैर मूल में आ जाए। क्या जी, 1 साल पहले 1 साल बाद कुछ अंतर पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है? कि कहोगे कि सर 1 साल में तो और कमजोर हो गए हैं। कमजोर नहीं हुए हैं, कि कमजोर हुए हैं कि मजबूत हुए हैं?
मजबूत हुए हैं, कॉन्फिडेंस भी आया होगा, पढ़ने से कॉन्फिडेंस भी आता है। आप लोग खुद भी अपना आत्ममूल्यांकन कीजिए ना कि 2 महीना पहले हम कुछ नहीं थे, 2 महीना में लगता है कि हम समझते हैं। अब क्वेश्चन देखते होंगे तो जो पढ़े हैं, जो पढ़ेंगे वही ना बनेगा। अंकुश जी आप तो भाग गए थे साहब हमको छोड़कर, 5 साल के बाद आया, लेकिन बड़ा गंभीरता से इस बार पढ़ रहा है वो, ठीक है कि नहीं। उसको अब अफसोस हो रहा होगा कि क्यों 5 साल हम अपना समय, शादी भी कर लेता तो हम समझते कोई काम किया, ठीक है कि नहीं। मत देखो उधर, अब वो देख देगा तो तुम एगो चिट्ठी लेके आ जाओगी कि सेवा में प्रधानाचार्य महोदय श्रीमान, वो लड़का मुझे घूर घूर के देखता है, देखता है तो क्या हुआ, एंजॉय करो। नहीं जी, देखो बेचारा खुश हो गया, कोई सब देखना होगा ना। हाँ वो तो ऐसे ही नहीं, उसको क्या, वो तो हम ऐसे ही कहे हैं, समझा। हाँ लड़की का कंप्लेन आ जाएगा तो थुड़ा जाएगा हमसे। क्या, चलो मूल में आ जाओ। अब चलो हाथ प्रयास खत्म हुआ। हाँ तो मैं बता रहा था वैकेंसी वगैरह तैयार है, और किसी भी समय हो सकता है दिवाली ऑफर दे दे, सरकार तो घोषणा करती है ना। देखो बीपीएससी की वैकेंसी 3 महीने से तैयार करते करते 800 से 1964 किया। जब भी वैकेंसी आएगी अधिकतम वैकेंसी आएगी, इसीलिए आप तैयार बैठे रहिए। कम से कम एक बार पूर्ण कोर्स को जितना जल्दी हो कर करके तैयार होकर बैठ जाइए, और फिर अभ्यास करना शुरू कर दीजिए, तभी आपका गुजारा है, ठीक है। इस बात को ध्यान से सुनिए, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा तथ्य, कौन सा कंसेप्शन कहां पे काम आएगा ये कोई कह नहीं सकता है। मोटे तौर पे तो कहा ही जाता है ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे देखो, इसको ऐसे देखो, इसको ऐसे याद करो। चलो वनस्पति तेल में अभी बताया कि सूरजमुखी के तेल में क्या पाया जाता है, हृदय रोगी के लिए लाभदायक होता है, ठीक है। अब आइए, लेकिन ये तो हुआ स्रोत के आधार पे। एक अन्य आधार है जिसके आधार पे हम कहते हैं यह संतृप्त वसा है कि असंतृप्त वसा है। यह भी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी में आप लोग आजकल सुनते होंगे बैड कोलेस्ट्रॉल या गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल खाने से आपका आर्टरी जो है ब्लॉक हो जाता है, हृदय रोग हो जाता है, जिसको हम लोग अंजाइना कहते हैं, हृदय आघात होता है। जब चारों आर्टरी ब्लॉक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो देखते होंगे कि उससे बचाने के लिए बाईपास सर्जरी होता है। फिर ब्लड को सर्कुलेट करवाने के लिए क्या करते हैं, बाईपास सर्जरी। जो परीक्षा में पूछता है कि बाईपास सर्जरी कहाँ होता है, दिमाग में, किडनी में, हार्ट में, ठीक है कि नहीं, लीवर में। तो जो जैसा रहेगा, जिसका दिमाग किडनी में रहेगा तो कहेगा किडनी में होता है, और जिसका दिमाग दिमाग की जगह पे रहेगा तब न मरेगा, जिसका दिमाग दिमाग की जगह पे रहेगा तो कहेगा हृदय में, हृदय का होता है। हार्ट का बाईपास सर्जरी होता है, और इसके लिए एक बहुत बड़े बड़े डॉक्टर भी है, डॉक्टर नरेंद्र त्रिहान, ठीक है कि नहीं। वो सबसे ज्यादा अब तक, हालांकि भारत में जो पहला हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था वो डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया था, और विश्व स्तर पे यदि किसी ने किया था तो उसका नाम था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, दक्षिण अफ्रीका के, जिन्होंने हृदय का सबसे पहले प्रत्यारोपण किया था। एक दिन आप लोग को बताए भी थे कि जॉर्विक 7 क्या है, तो कृत्रिम हृदय है। एक दिन बताए थे कि हैक्योर क्या है, तो कृत्रिम रक्त है। ऐसे तथ्यों पे विशेष नजर रखो। फिलहाल तो हम लोग अभी चलते हैं आगे, लिखेंगे इसी कड़ी में कार्बन परमाणु के बंधन के आधार पर, कार्बन परमाणु के बंधन के आधार पर या रासायनिक दृष्टि से, रासायनिक और भौतिक दृष्टि से, या रासायनिक और भौतिक दृष्टि से रासायनिक और भौतिक दृष्टि से रासायनिक और भौतिक दृष्टि से वसा के 2 प्रकार हैं। वसा के 2 प्रकार हैं। वसा के 2 प्रकार हैं। पहला संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट, संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट, और दूसरा असंतृप्त फैट, अनसैचुरेटेड, असंतृप्त फैट, ठीक है। अब संतृप्त वसा क्या होता है,
यह वसा जो होती है ये शरीर के लिए, हृदय के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो लिखिए संतृप्त वसा, ऐसा वसा जिसमें कार्बन परमाणु के बीच एकल बंधन होता है। ऐसा वसा जिसमें कार्बन परमाणु के बीच, जिसमें कार्बन परमाणु के बीच एकल बंधन होता है, जिनमें कार्बन परमाणु के बीच एकल बंधन होता है, के बीच एकल बंधन होता है। कैसा बंधन होता है? एकल बंधन होता है, एकल बंधन होता है। एवं कमरे के सामान्य ताप पर ठोस होता है। कमरे के सामान्य ताप पर, कमरे के सामान्य ताप पर ठोस होता है एवं उच्च गलनांक, उच्च गलनांक, गलनांक समझते हैं ना, गलने वाला बिंदु, फ्रीजिंग, उच्च गलनांक होता है। यह संतृप्त वसा, जैसे सारे जंतु वसा, लिखेंगे सारे जंतु वसा मांस, घी, मक्खन, मांस, तार का तेल, आलू, आलू चिप्स, केक, पिज्जा, केक पिज्जा, केक पिज्जा, ये सभी जंतु वसा है और ये सभी आपको कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। लिखेंगे ये सभी जंतु वसा हृदय रोग को उत्पन्न करता है। यह सभी संतृप्त वसा हृदय रोग को उत्पन्न करता है क्योंकि खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। देखो जंतु कोशिका में एक मछली का ही तेल है अपवाद, जो तुम्हारे शरीर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसीलिए हृदय रोगियों को डॉक्टर मछली खाने से मना नहीं करता है, लेकिन रेड मीट खाने से मना करता है। लाल मीट जो है, देखो पहले का हम लोग का जो फूड बिहेवियर था ना बड़ा अच्छा था। हालांकि उस समय पैसे कम थे, प्रति व्यक्ति आय कम थी, लोग किसी खास अवसर पे ही लाल मीट खाते थे, होली में, छठ में, मतलब पूरे साल में 2-4 दिन खाते थे। आज प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, विभिन्न स्तरों पर नौकरी भी बढ़ा, विभिन्न क्षेत्र का विस्तार भी हुआ, सरकार की योजनाएं भी लोगों तक पहुंची, उस समय भी कैश डिलीवरी हुई, इसलिए ग्रामीण बाजार भी मजबूत हुआ। प्रोटीन इन्फ्लेशन भी बढ़ गया। प्रोटीन इन्फ्लेशन मतलब क्या? आज हर गांव में देखिएगा कि 2-4 मुर्गी का दुकान, 2-4 अंडा का दुकान, 2-4 मीट का दुकान, ये आपको निश्चित रूप से रहता है। तो प्रोटीन इन्फ्लेशन क्या हो गया? बढ़ गया। प्रोटीन की महंगाई, तो यही महंगाई है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ गया और इसीलिए लोग कई तरह के बीमारी हर सप्ताह 2 दिन 3 दिन पे खाने लगे। तो स्वाभाविक है कि उसका प्रभाव तो उसके शरीर पर तत्काल तो नहीं लगता है, लेकिन कालांतर में 2-4 सालों के बाद उसका इंपैक्ट दिखने लगता है। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु है कि असंतृप्त वसा में आता है कौन? मछली का तेल। और संतृप्त वसा खाने से हृदय रोग होता है क्योंकि उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है, जो आर्टरी को ब्लॉक कर देता है। आपको बताए भी थे एक दिन कि आर्टरी को ब्लॉक कौन करता है? वो कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल किस में होता है? तो जंतु वसा में होता है। ठीक है कि नहीं? और अधिकांश जंतु वसा संतृप्त होते हैं किसको छोड़कर? मछली के तेल को छोड़कर। आशा है समझ गए होंगे। तो लिखेंगे, ये लिख लिए ये लाइन कि हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, हृदय रोग हो जाता है। ठीक है, फिर आगे भी लिखेंगे। अभी सर्कुलेटरी सिस्टम में हृदय बाकी ही है। विषय वस्तु को समझ लो। हाँ, नोट में लिख दो।
सभी जंतु वसा संतृप्त होते हैं मछली का तेल छोड़कर। छोड़ा, उसमें नहीं लिखा हुआ है। सभी संतृप्त वसा, सभी संतृप्त वसा, सभी जंतु वसा, सॉरी, सभी जंतु वसा, हो तो गया। सभी जंतु वसा संतृप्त होते हैं मछली का तेल को छोड़कर, मछली के तेल को छोड़कर। ठीक है, आगे चलिए। असंतृप्त वसा, उसमें कार्बन का परसेंटेज, कार्बन का परसेंटेज नहीं, कार्बन का बंधन होता है सिंगल बंधन, अब वो होता है ठोस, ये होता है डबल बॉन्ड लिक्विड, तो लिख देंगे। असंतृप्त वसा में कार्बन परमाणु के बीच, असंतृप्त वसा में कार्बन परमाणु के बीच डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, डबल बॉन्ड पाए जाते हैं एवं सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है। जैसे मछली का तेल, पहले लिख लो, वहां का जो अपवाद है यहां ये होगा। मछली का तेल, जैतून का तेल, सोयाबीन, काजू बादाम, कैनोला इत्यादि। काजू बादाम, काजू बादाम, काजू बादाम, ठीक है, काजू बादाम इत्यादि, सोयाबीन, ये सब लिख लिया। मछली का तेल लिख लिया, जैतून का तेल लिख लिया। जैतून का तेल खाने से आदमी गोरा हो जाता है, गिरजानंद जी यही तेल का उपयोग करते हैं लगता है। चलिए ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आज जाके जैतून का तेल तुम खरीदिए लेना, ऐसा जो भगवान ने बना दिया उसी में संतुष्ट रहो। बराबर मैं कहता भी हूं, ठीक है कि नहीं। केवल दिमाग को विकसित, ऐसा नहीं कि भगवान सर दिमागे कम कर दिए, नहीं नहीं नहीं, दिमाग का जितना उपयोग करोगे उतना दिमाग का विकास होगा, जितना मेहनत करोगे उतना विकास होगा। मूल में आ जाइए। तो हमने बताया अभी आपको कि सभी असंतृप्त वसा जो होते हैं हमारे, आप स्वयं देखे होंगे असंतृप्त वसा जो वनस्पति वसा है वो है। एक तार का तेल को छोड़ करके, तार का तेल होता है संतृप्त वसा, जो अभी कहीं लिखे भी होंगे संतृप्त वसा में, तो उसको ध्यान रखना। और ये एग्जाम्पल है असंतृप्त वसा का। लेकिन दूसरा है ट्रांस फैट होता है। हालांकि ट्रांस फैट जो होता है, जब तक उसको प्रोसेस नहीं करो, प्रोसेस मतलब प्रसंस्करण में नहीं करो, तब तक क्या रहता है, वो असंतृप्त रहता है। लेकिन जैसे ही उसको प्रोसेसिंग कर दोगे, उसका नया नया उत्पाद बनाने लगोगे, तो क्या हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा और बड़ा खतरनाक हो जाता है। किसी चीज को भूज दो, ठीक है, तो भूजने के बाद बुरा कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर के खून में बढ़ जाएगी और वो आपके हृदय रोग को क्या पहुंचाता है, क्षति पहुंचाता है। ठीक है कि नहीं। तो लिखिए, देखो, चिकन बॉयल खाना और चिकन प्रोसेस्ड करके खाना, चिकन लॉलीपॉप खाना, कौन अच्छा होगा, जो चिकन बॉयल होगा। लेकिन जब भी उसका प्रोसेसिंग कर दिए, एक दिन बताए रहे थे ना कि 115 साल का आदमी अभी है इस पृथ्वी पे, 120 साल का आदमी है, और वो आग पर पका हुआ खाना नहीं खाता है। ठीक है कि नहीं। तो कैसा खाना खाता है, जो प्रकृति के द्वारा दिया हुआ है, वो जो आग पे पका हुआ नहीं। फ्रूट है ना प्रकृति का दिया हुआ, ठीक है कि नहीं। तो कहने का अर्थ है कि प्रकृति के साथ जो पदार्थ, खाद्य पदार्थ मिलता है, या प्रकृति का पानी है, पानी पीता है, शुद्ध हवा पीता है, तो उसकी जीवन आयु क्या है, 120 साल, 115 साल है। और आप खूब चिकन मुर्गा खाइएगा 50-55 के बाद, ठीक है कि नहीं। बड़े अच्छे आदमी थे, 2 मिनट का मौन धारण करेगा, खत्म हो जाएगी बातें। तो आशा करता हूं कि अपने खाद्य शैली को बेहतर कीजिए, मूल में आ जाइए। कहां थे हम लोग। तो लिखे ट्रांस फैट, ट्रांस फैट
वो जो आता है तुम लोग जो मंगाती हो पिज्जा, प्रोसेस्ड नहीं, डब्बा में बंद करके, वो सब जितना कम हो वो खाना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखे, ट्रांस फैट, प्रोसेस्ड, प्रसंस्करण युक्त। देखो ना, हिंदी में प्रसंस्करण, अंग्रेजी में प्रोसेस्ड। संतृप्त वसा है को बढ़ाती है, जो शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। ठीक है, इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आपके शरीर का जो आकार है वो बैलेंस रहे। देखोगे कि सारे बीमारी का जड़ कहां भी जाता है, मोटापा है। डॉक्टर के पास भी जाओगे तो डॉक्टर यही कहेगा कि अपने मोटापा को कम कीजिए, चलने फिरने पे ध्यान दीजिए, पानी वानी खूब पीजिए, प्रोसेस्ड फूड मत खाइए, आलू बंद कर दीजिए, चावल बंद कर दीजिए, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है कि नहीं, मूल बिंदु पे आ जाइए। तो मूल बिंदु आपका है, वो सारी बातें आपने पढ़ ली है, लेकिन बसा कोई पहली बार नहीं पढ़े आप। जब मैं पाचन पढ़ा रहा था तो उस समय भी बसा पढ़ा रहा था। अब बसा का पाचन कहां से शुरू होता है, बता रहे थे ना, पेट से, स्टोमक से। ठीक है कि नहीं, तो बसा का पाचन कहां से शुरू होता है, बसा का पाचन कहां शुरू होता है, पेट नहीं, अमास है। पेट नहीं उसको कहो, बोलचाल में पेट, घर इस कक्षा के बाहर पेट, इस कक्षा में अमास है, स्टोमक, कक्षा में अमास है। तो लिखेंगे बसा का पाचन अमाशय से शुरू होता है। एकदम याद रखना, ऐसा नहीं परीक्षा में आए तो जा सर, ये जा सर क्या होता है, अमाशय से शुरू होता है, अमाशय से शुरू होता है। लेकिन पाचन छोटी आंत के गृहिणी में होती है, छोटी आंत के इलियम में होती है, लेकिन सबसे ज्यादा पाचन सर्वाधिक छोटी आंत में होती है, छोटी आंत के गृहिणी में, और अवशोषण छोटी आंत के इलियम में होती है, और अवशोषण छोटी आंत के इलियम में होती है। ठीक है, भूलेंगे नहीं। इलियम में लैक्टियल सेल, इलियम में एक सेल है, कोशिका, हर कोशिका का अपना काम है। तो लैक्टियल सेल वसा के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लैक्टियल सेल वसा के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वसा के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पढ़े है ना। और एक मैंने टिश्यू पढ़ाया था आप लोग को, कौन सा टिश्यू वसा के रूप में भोजन को संग्रहित करता है, वेरी गुड, ये पढ़ती है, एडिपोज टिश्यू वसा के रूप में भोजन को संग्रहित करती है। नोट में लिख लो, फिर से 2 बार 4 बार लिखिएगा तब ना याद रहेगा। वसा के रूप में भोजन को एडिपोज टिश्यू संग्रहित करता है। और मैं अभी बताया था, कौन बताएगा कि एडिपोज टिश्यू कहां पाया जाता है, बताओ जी सृष्टि। मैं पूछा कि एडिपोज टिश्यू कहां पाया जाता है, अरे बताए तो थे कि त्वचा और मांसपेशी के बीच में। एडिपोज टिश्यू कहां पाया जाता है, स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है। अब रोज तो नहीं ना लिखा सकते हैं, ठीक है, वहां नोट में भी लिख लो, एडिपोज
स्किन और मसल के बीच में पाया जाता है। उसी दिन लिखवाए हैं, फिर भी भूल जाते हैं। ठीक है। और एक क्वेश्चन बराबर आपकी परीक्षा में पूछता है, क्या पूछता है कि ठंडे प्रदेशों में जो हमारे रहने वाले जानवर हैं उसमें जो मोटी परत पाई जाती है वो मोटी परत क्या है? वो मोटी परत है एडिपोज टिश्यू। ठंडे प्रदेशों में जो देखोगे जितने भी जंतु हैं उसका चमड़ा क्या रहेगा? तो मोटा चमड़ा है क्या? वो एडिपोज टिश्यू ही है। तो कभी परीक्षा में आ जाए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि एवरीडे साइंस को जरूर तरजीह दो। तुम्हारे आसपास जो विज्ञान है उसको पढ़ने और समझने और याद रखने की कोशिश करो। दो साइंस का रूल भूल जाओगे, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दो एप्लीकेशन को नहीं समझोगे, चाहे वो गिरगिट हो कि कॉकरोच हो, नहीं कि घड़ियाल हो कि डॉल्फिन हो। देखते हो आजकल डॉल्फिन, अपने आसपास के पौधे आप देखते हैं नाइट्रोजन युक्त, नाइट्रोजन ग्रहण करने वाला ही पौधा है, कीट को मारता है। उसके लिए इंसेक्टिवोरस प्लांट है, जैसे पीचा प्लांट है, यूटिक्युलेरिया है, ड्रोजर प्लांट है, नहीं वेनस फ्लाई ट्रैप है। तो ये सब क्या है? ये सब हमारा कीटभक्षी जंतु भी होता है। मेढक क्या है? कीटभक्षी जंतु है, तुम नहीं है। ठीक है कि नहीं? तुम मेढक से ऊपर है। मेढक का तुम्हारे में क्या अंतर है? कौन है सर? मैं मेमेलिया हूं सर और कॉर्डेटा हूं सर। मेढक जो है सर वो एम्फीबिया है सर, वो जल और थल दोनों जगह रहता है सर। ठीक है, हम लोग मेमेलिया है सर क्योंकि हम लोग में हेयर पाया जाता है, हम लोग में मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है। तो इन सब कारणों से सर हम लोग मेमेल हैं। और हम लोग सर विविपेरस हैं सर, हम लोग बच्चे देते हैं, ढेर सारे बच्चे देते हैं। और सर लेकिन सर जानते हैं सर, दूठ ऐसा मेमेल है ना सर कि जो बच्चा नहीं देता है सर, वो अंडा देता है। जैसे सर इकिडना प्लेटिपस, तब जाके तुम्हारा आंसर पूरा हुआ। ठीक है, अब ऐसे हमको नहीं समझा देना जो हम अभी बोले हैं। वो तो कक्षा चूंकि अब दोपहर में प्रवेश कर गई है तो थोड़ा रोचकता देने के लिए, लेकिन बोला कैसे जाता है समझाते ही है। मूल बिंदु पे आ जाइए, आगे चलिए। क्या लिखे थे लास्ट? हाँ, तो ठंडे प्रदेश का जो जंतु होता है जिसका चमड़ा मोटा होता है वो एडिपोज टिश्यू ही रहता है, क्योंकि ठंड से उसका चमड़ा जो है क्या करता है? उसकी रक्षा करता है। इसको ध्यान रखेंगे। और उसमें उसका भोजन को भी संचित रखता है प्रतिकूल परिस्थितियों में, जिसके कारण वो लंबे काल तक जी सकता है। ठीक है, तो ये सब आपके मूल बिंदु है। एक लिख देना नोट में। बसा सामान्य ताप पर ठोस, सामान्य ताप पर ठोस। और जब सामान्य ताप पे वो द्रव हो जाता है तो उसे तेल कहते हैं। और सामान्य ताप पर वह जब द्रव्य हो जाता है, वह द्रव्य हो जाता है तो उसे तेल कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे तेल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे तेल कहते हैं। याद रखिए। एक और लाइन लिख देंगे। सामान्यतः किसी व्यक्ति में सामान्यतः किसी व्यक्ति में सामान्यतः किसी व्यक्ति में सामान्यतः किसी व्यक्ति में 20 से 30% एनर्जी 20 से 30% एनर्जी 20 से 30% एनर्जी 20 से 30% एनर्जी बसा ही देता है। कौन देता है? बसा ही देता है। ठीक है, कौन देता है? बसा ही देता है। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट नोट में एक और लिख देंगे, ओमेगा 3 बसा ओमेगा 3 बसा ओमेगा 3 बसा मछली में पाया जाता है। मछली में पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? मछली में पाया जाता है। ठीक है, मछली में पाया जाता है। जबकि ओमेगा 6 जबकि ओमेगा 6 जबकि ओमेगा 6 जबकि ओमेगा 6 किसमें किसमें? सोयाबीन के तेल में पाई जाती है। सोयाबीन के तेल में पाई जाती है। नोट में एक और लिखिए, एनिमल सेल में रिजर्व फूड के रूप में क्या रहता है बताओ? ग्लाइकोजेन रहता है। रिजर्व फूड के रूप में ग्लाइकोजेन होता है। रिजर्व फूड के रूप में ग्लाइकोजेन होता है। जबकि प्लांट में स्टार्च पढ़े है ना, प्लांट में स्टार्च, फंजाई में फंजाई में फंजाई में फंजाई में भी ग्लाइकोजेन ही रहता है। फंजाई में भी ग्लाइकोजेन ही रहता है। नेक्स्ट, वसा का मुख्य काम शरीर में वसा का मुख्य काम शरीर में वसा का मुख्य काम शरीर में गर्मी पैदा करना और बाहरी आघात से बचाना है। 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 वसा में सबसे कम हाइड्रोजन पाई जाती है। ठीक है, ऐसे बिंदु को जरूर याद करके रखिए। तो एक बार वसा में इन चीजों को देख लीजिए कि वसा का पाचन कहां से शुरू होता है। वसा का पाचन कहां से शुरू होता है? अवशोषण कहां होता है? इलियम में। अवशोषण कहां होता है? इलियम का कौन सा सेल? लैक्टियल। और सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन सा खाद्य पदार्थ देता है? वसा देता है। कितना ग्राम? 1 ग्राम कितना कैलोरी देता है? 9.2 कैलोरी। कौन सा वसा शरीर के लिए अच्छा होता है? जो असंतृप्त होता है, जो वनस्पति वसा होता है। जंतु वसा में एक ही वसा है जो शरीर के लिए बेहतर है, वह मछली का तेल। और अभी मैंने बताया भी कि हृदय रोगियों को मछली खाने की सलाह दी जाती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान करके रख सकते हैं। नेक्स्ट, ठीक है कि नहीं? नेक्स्ट में वसा के बाद आता है क्या? प्रोटीन आता है। तो हम लोग चलते हैं प्रोटीन की तरफ। चलिए प्रोटीन, लेकिन 1 मिनट इसको देख लीजिए, पहले 1 मिनट पढ़ लीजिए, शब्दों से परिचय हो जाइए। अब फैट सॉल्युबल कौन कौन सा विटामिन है? एडेक, वो भी लिख लो उसको। वसा में घुलनशील विटामिन
वसा में घुलनशील विटामिन, घुलनशील विटामिन, विटामिन ए डी ई के, ए डी ई के। वसा जल में घुलनशील नहीं होता है, वसा जल में घुलनशील नहीं होता है। डालडा को देखे और जल में घुलनशील होते हुए, डालडा को कहता है क्या सर, ठीक है कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा। चलो एक बार रिवाइज करो, रिवाइज कीजिए। ये सब रोचक तथ्य है और एक जगह नहीं कई बार पढ़ाते हैं इसको। एडेक फैट सेलुल विटामिन, एक बार पढ़ लीजिए फटाक से, तब प्रोटीन में चलते हैं। सरसों कैसा तेल है? असंतृप्त वसा की संतृप्त। जैतून का तेल, सूरजमुखी का तेल, मछली का तेल, मुर्गी का तेल, मुर्गी का तेल नहीं होता है, जंतु तेल। अरे जंतु तेल होगा संतृप्त। खाद्य तेल, अरे खाद्य तेल जो भी होगा, हम लोग सरसों का तेल भी असंतृप्त है, मात्रा अलग अलग जरूर हो सकता है, लेकिन ये सब क्या है उसको भी नोट में लिख लो। सभी खाद्य तेल, तुम लोग का कोई ठीक है, सभी खाद्य तेल, सभी खाद्य तेल असंतृप्त होते हैं और इसमें आयोडीन की मात्रा अधिक होती है, और इसमें आयोडीन की मात्रा अधिक होती है। यह भी पूछा जा सकता है कि कौन से मिनरल्स, ठीक है, तो आयोडीन की मात्रा अधिक होती है किसमें? और असंतृप्त वसा तो ऑलरेडी पढ़ा ही है कि शरीर को बेहतर बनाने में असंतृप्त वसा का ओमेगा 3 अभी पढ़े ना, ओमेगा 3 मछली बहुत उपयोगी है आपके लिए। जो शाकाहारी हैं इरशाद साहब, शाकाहारी हैं कि मांसाहारी हैं? सर्वाहारी हैं, अच्छा तब तो ठीक है। लेकिन जो सिंपल शाकाहारी हैं माने कंप्लीट, अब मछली नहीं खाते वो क्या करेंगे? दूध पियो, दूध, दूध में सब कुछ है, विटामिन सी और आयरन को, और पूर्ण आहार के रूप में माना जाता है दूध को। चलिए आगे बढ़िएगा, इतनी बात आप याद करिए। नारियल का पानी पियो, ठीक है, नारियल का पानी भी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी होती है, ठीक है कि नहीं? चलिए विशेष, अभी हम कोई हेल्थ क्लिनिक नहीं चला रहे हैं, हम प्रोटीन में चलते हैं। आगे लिखे आप प्रोटीन। सुनने लगता है सब अप्लाई करेगा, इधर से जाएगा तो सब नारियल पानी पीते हुए जाएगा और उसका रेट बढ़ जाएगा। हम ही को एक दिन 100 रुपया में पिला रहा था, ठीक है कि नहीं? आगे लिखो प्रोटीन, प्रोटीन लिखे आप। प्रोटीन कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से बना हुआ, से बना हुआ पोषक पदार्थ है, पोषक पदार्थ है जिसकी खोज मुल्डर ने किया, जिसकी खोज मुल्डर ने किया, मुल्डर, जिसकी खोज मुल्डर ने किया, लेकिन
लेकिन इसका प्रयोग बर्जिलियस ने किया। बर्जिलियस ने किया। किसने किया? बर्जिलियस ने किया। ये दोनों में फंसना नहीं। मुल्डर ने खोजा, अब बर्जिलियस ने शब्द दिया प्रोटीन। जैसे तुम्हें जन्म किसने दिया? माता पिता ने। और तुम्हारा नाम किसने दिया? मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी, यही सब ने दिया। अड़ोसी पड़ोसी, मित्र इष्ट, यही सब ने दिया होगा। तो उसी तरह से इसका नामकरण किया किसने और खोजा किसने? आप बर्जिलियस को तत्काल भुला भी जाइए तो हमको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुल्डर को आज यदि आप याद करके रख लेते हैं कि इसके खोजकर्ता मुल्डर थे तो बहुत बड़ी बात होगी। और फिर मुल्डर हो जाएगा याद तो फिर बर्जिलियस याद कर लोगे। नामकरण किसने किया? बर्जिलियस ने। आगे चलिए। यह एक ऐसा, लिखेंगे, यह एक ऐसा खाद्य पदार्थ है, यह एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसका शरीर के निर्माण में, जिसका शरीर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसका शरीर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसका शरीर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके मुख्य स्रोत, इसके मुख्य स्रोत, इसके मुख्य स्रोत सोयाबीन सबसे इंपॉर्टेंट। और सोयाबीन प्रदेश कौन है? मध्य प्रदेश सोयाबीन प्रदेश है। सोयाबीन दलहन, दलहन दाल, इसलिए दाल जरूर पीना चाहिए। जब देश को आजादी मिली थी तो 4 ग्राम दाल लोग पीते थे और आज 82 ग्राम दाल एवरेज है प्रति व्यक्ति। तो दाल का प्रोडक्शन भी बढ़ा, हालांकि दाल का आज हम लोग आयात करते हैं, क्योंकि दाल में क्या है कि दाल लॉन्ग टर्म फसल है। मैंने 7-8 महीने, अरहर वगैरह में तो 1 साल लग जाता है, 10-11 महीने लग जाते हैं। उस मुताबिक उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम है तो किसान उधर कम आकर्षित रहता है। किसान उस फसल पे ज्यादा आकर्षित होता है जो 2-3 महीने में पक जाए, ठीक है, जिससे कि उसको एक सॉलिड आमदनी आ जाए। तो इसे दाल में हालांकि आमदनी है लेकिन उसमें क्या लॉन्ग टर्म है। तो कृषि वैज्ञानिक इस का अनुसंधान कर रहे हैं कि दाल की ऐसी वैरायटी हम अरहर की बनाए जो 3 से 4 महीने में तैयार हो जाए। मसूर वगैरह में सब में तो कम समय लगता है, लेकिन मसूर सबके टेस्ट बड में नहीं। बिहार के लोगों में मसूर का दाल खाने का प्रचलन है, ठीक है कि नहीं, लेकिन अधिकांश नहीं है। अधिकांश लोग किस तरह के दाल सेवन करते हैं? अरहर की दाल, राहर की दाल। पूरे देश में ही राहर की दाल की मांग है। वो तो टेस्ट पे ही निर्भर करता है ना, जैसा आप टेस्ट बड का आपका बचपन में जैसा डेवलप कर दिया। हम लोग को पिज्जा नहीं अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि हमारे टेस्ट बड में नहीं था बचपन से। लेकिन आजकल के बच्चों को पिज्जा बहुत अच्छा लगता है। उसको पिज्जा दे दोगे तो उसके अलावा कोई चीज खाना पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके टेस्ट बड में क्या आ गया? पिज्जा आ गया। स्वाभाविक है, ठीक है, लिखिएगा आगे। तुम्हारे में बर्गर, इसलिए मुंह भी तुम्हारा बर्गर टाइप का हो गया है। तो बर्गर, हम कहें बर्गर तो कहता है जी सर, और जब कहें कि बर्गर टाइप का हो गया है तो फिर मुंह बनाया है, ठीक है। आगे लिखो। प्रोटीन हो गया। प्रोटीन सब में मिलता है, दूध में मिलता है। अभी जस्ट कितनी बार लिखाया कि दूध एक पूर्ण आहार है और दूध में विटामिन सी और आयरन छोड़ के सब कुछ मिलता है, ठीक है कि नहीं। उस दिन बता भी रहे थे राधा का कहानी कि राधा नहीं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने पूछा कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, कौन कौन से हैं? तो एक आधा दूसरा बाधा नहीं बता रहे थे, ठीक है कि नहीं। तो जिसमें राधा को
एनीमिया हो जाती है। क्यों हो जाती है? दूध का बहुत सेवन करती है तो आयरन लेती ही नहीं है वो। तो आयरन एक कंप्लीट डाइट है, लेकिन आयरन और विटामिन सी उसमें नहीं है, तो मसूरा फूल जाएगा अधिक आयरन वाले का। बने जो नहीं लेगा सो दूध अधिक सेवन करेगा और आयरन नहीं लेगा या विटामिन सी नहीं लेगा तो उसको इस तरह की बीमारी उत्पन्न हो सकती है। ठीक है कि नहीं? आगे चलिए। पूरा लिख रही है राधा बाधा। अरे राधा बाधा मत लिखो भाई, वो तो कहानी है, कहानी सुनाता हूं। हाँ हाँ, अब अभी मैंने कहा कि ये एनर्जी भी देता है, और ये एनर्जी कितना, जितना कार्बोहाइड्रेट देता है उतना ही देता है। ठीक है कि नहीं? वो है 4.2। हमारे देश में पूरे विश्व के सबसे अधिक माल न्यूट्रिशन वाले बच्चे रहते हैं। माल न्यूट्रिशन का क्या मतलब है? कुपोषण। आप लोग पढ़े भी है एसडीजी इंडेक्स, 17 एसडीजी इंडेक्स है यूनाइटेड नेशन के अनुसार। 2015 में 17 इंडेक्स आया, 2030 तक प्राप्त करना है। उसमें सबसे पहला गरीबी है, दूसरा जीरो हंगर। और जीरो हंगर का मतलब शून्य भूख। शून्य भूख हो जाएगा तो देश ऐसे ही कुपोषण के माहौल से बाहर निकल जाएगा। तब ना हम लोग स्कूलों में मिड डे मील कार्यक्रम चलाते हैं कि बच्चे को हमारे बच्चों को अच्छा आहार मिल सके, और जो हमारा ड्रॉप आउट रेशियो है वो ड्रॉप आउट रेशियो में भी कमी आ सके, बच्चों को कैलोरी भी मिल सके। ठीक है? वो तो सबसे बड़ा अपराध है कि स्कूल के हेडमास्टर साहब यदि बच्चों का अंडा, बच्चों का केला, बच्चों के जो आहार जो उत्पाद हैं उसको अपने बच्चों के लिए ज्यादा करते हैं और स्कूल के बच्चों को खिचड़ी खिला करके। हम तो जिस दिन इंस्पेक्शन में जाते थे खिचड़ी ही चलता था। मैंने कहा कि रूटीन दिखाइए कि आपका कौन सा दिन क्या है। वो मुझे मास्टर साहब बड़ा खुशी खुशी दिखाते थे, कहीं से ले आया वो तो नकली असली तो सब दिखा देगा कि बुधवार का भी खिचड़ी, ठीक है, शुक्रवार को भी खिचड़ी, शनि को भी खिचड़ी। वो तो 10 तो कॉपी रखता होगा, जैसा ऑप्शन मांगा वैसा दे दिया। ठीक है? तो हम तो उससे संतुष्ट नहीं होते थे, इस बच्चे से पूछते थे बेटा कल क्या खाए थे? खिचड़। अब बेटा परसों क्या खाए थे? खिचड़ी खाए तो कह लिया था। ठीक है कि तो समझ जाते थे ओ मास्टर साहब खिचड़ी ही खिला रहे हैं ज्यादा। ठीक है, आ जाओ। ठीक है कि नहीं? आगे लिखिएगा, सब बात बुझ जाते हैं। आगे लिखो। हमसे झूठ नहीं बोलना, हमसे झूठ कभी नहीं बोलना, हम सब पकड़ लेते हैं। आगे लिखो, कहां थे हम लोग? तो ये भी लिख लो, 1 ग्राम प्रोटीन 4.2 कैलोरी ऊर्जा देती है। 1 ग्राम प्रोटीन 4.2 कैलोरी ऊर्जा देती है, और एक प्रोटीन 20 एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। एमिनो एसिड से मिलकर बनता है, और एक प्रोटीन 20 एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। 20 एमिनो एसिड से मिलकर बनता है। उनमें 9 आवश्यक है, माने 20 एमिनो एसिड में 9 आवश्यक है। 20 एमिनो एसिड में 9 आवश्यक है, जबकि 11 अनावश्यक है। जबकि 11 अनावश्यक है। जबकि 11 अनावश्यक है। अब ये जो आवश्यक है उसमें 3-4 नाम जरूर याद रखना। लाइसिन, हिस्टेडीन, ल्यूसीन, वेलिन, ये 3-4 नाम टिप्स पे रखना। हालांकि लिख सकते हो सब, लेकिन 4 नाम को भूलना नहीं। तो लिखना 9 आवश्यक एमिनो एसिड निम्नलिखित। 9 आवश्यक एमिनो एसिड निम्नलिखित है। पहला ल्यूसीन। ल्यूसीन आ जाओ। हिस्टेडीन, हिस्टेडीन, लाइसिन, लाइसिन, इतना लिख लिए ना। अब तुमको जो लिखना है लिख सकते हो। आइसोल्यूसिन, उसी से पकड़ लोगे। आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन के आगे आइसो लगा दो, 5वां हो गया। 6ठा हो गया ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, थ्रियोनिन और आर्जिनिन।
आर्जिनिन और आर्जिनिन, ये जो 9 प्रकार है क्या है आपके शरीर के लिए, उसमें 4 सबसे इंपॉर्टेंट है, ल्यूसीन, लाइसीन, नहीं क्या कुछ है क्या? तुम लोग बंदर से क्यों डरता है? तुम लोग तो स्वयं बंदर है, हद हो। अरे तुम उसका स्वागत करो, कह रहा है कि स्वागत नहीं करोगे क्या? एक तो फिल्म देखे थे ना, तो उसका एक डायलॉग था ना कि स्वागत नहीं करोगे क्या, तो वही कह रहा है। ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट। कहा थे हम लोग? 11 आपका अनावश्यक। ये आप एक ये याद रख लीजिए, तो ये तो अपने आप चुन लीजिएगा, यदि कभी परीक्षा में एक तो आएगा नहीं आपके स्तर में, लेकिन यदि खुदा न खास्ता आ जाए तो क्या करोगे? तो ये एलिमिनेशन प्रोसेस कि पहले जो 5 याद किए हो, लाइसिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, अर्जिनिन, नहीं ये सब जितना याद हुआ है उसको, उसके अलावा जो होगा 4 और बचेगा। 5 तो याद किए हो, 4 और याद कर लेना, आज जो रेस्ट हो जाएगा वो सब अनावश्यक हो जाएगा, खत्म हो जाएगी बातें। ठीक है कि नहीं? तो ये ध्यान रखना। लेकिन मूल है क्या, इकाई क्या है? एमिनो एसिड। प्रोटीन की इकाई क्या है? प्रोटीन की इकाई क्या है? एक प्रोटीन कितने एमिनो एसिड से मिलकर बनता है? 20। कितने एमिनो एसिड से मिलकर बनता है? और शरीर के लिए कितना आवश्यक है? 9। आवश्यक एमिनो एसिड कौन कौन से हैं? लाइसिन, ल्यूसीन, हिस्टेडीन और बेलिन। इसके अलावा थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन, ठीक है, ट्रिप्टोफैन, ये सबको याद करके रख लो, ट्रिप्टोफैन इत्यादि 9 आपके क्या है। अब आ जाइए ग्लाइसिन, नोट में लिखो। ग्लाइसिन सबसे सरल प्रकार के एमिनो एसिड है। ग्लाइसिन सबसे सरल प्रकार के, सिंपल, ग्लाइसिन सबसे सरल प्रकार का एमिनो एसिड है। सबसे सरल प्रकार का एमिनो एसिड है जो प्रोटीन फाइबर में रेशम कीट के, जो प्रोटीन फाइबर में रेशम कीट के लार्वा के द्वारा, जो प्रोटीन फाइबर में रेशम कीट के लार्वा के द्वारा स्रावित होता है, के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, स्रावित होता है। नेक्स्ट एक नोट वाला लिखा, 2 एमिनो एसिड के बीच पेप्टाइड बंधन पाए जाते हैं। 2 एमिनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। एक और लिख देना, सोयाबीन को संपूर्ण प्रोटीन माना जाता है क्योंकि उसमें सभी प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। प्रोटीन को संपूर्ण सोयाबीन को संपूर्ण प्रोटीन माना जाता है क्योंकि इसमें सभी प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। क्योंकि इसमें सभी प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं। क्योंकि इसमें सभी प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं, इसलिए सोयाबीन क्या है? कंप्लीट प्रोटीन है। यदि पूछ दे कि सोयाबीन निम्नलिखित में से कौन संपूर्ण प्रोटीन है, तो सोयाबीन है। 4 ठो पदार्थ खाद्य दे देगा तो फंसा सकता है ना। ऐसे भी प्रोटीन का सबसे बेहतरीन स्रोत किसको माना जाता है? प्रोटीन का सबसे बेहतरीन स्रोत किसको माना जाता है? सोयाबीन, सोयाबीन, सोयाबीन। और सोयाबीन का प्रदेश, सबसे अधिक सोयाबीन कहां? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, अब आइए प्रोटीन के प्रकार। तो 3 प्रकार लिखिए। सबसे सिंपल लिखेंगे,
सबसे सिंपल का उदाहरण है जंतु प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। जंतु प्रोटीन, एल्बुमिन या ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन कहां पढ़ाए थे? सो बोलिए। ब्लड में पढ़ाए थे। और ब्लड में कहां पढ़ाए थे? पेट। हाँ, लेकिन ब्लड में हम पढ़ाए थे प्लाज्मा में। मैंने कहा था ब्लड के दो भाग हैं, एक भाग है प्लाज्मा तरल भाग 55% और दूसरा भाग है सेलुलर भाग जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है। और मैंने यह बताया था उस 55% में 93% पानी होता है और रेस्ट 6% प्रोटीन होता है और 1% अवशिष्ट होता है। उस 6% में मैंने एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिन की जानकारी दी थी, लेकिन इस कान से सुने और इस कान से निकाल दिए, तो फिर उसका फायदा नहीं हो पाएगा। बराबर कहते हैं जब भी कक्षा में आइए तो रिवाइज करके, आपको पर्याप्त समय भी मिलता है, 3-4 दिन का समय भी आप लोग को मिलता है कि आप रिवाइज करके, और जो 2 दिन की जो 6-7 कक्षा होती है, बीच में भी एक आध कक्षा लेते ही हैं, जो 6-7 कक्षा होती है उसको आप पचा लीजिए। सब दिन एक एक करके भी चैप्टर देखिएगा, 3-4 दिन में आप उसको मास्टरी कर लीजिएगा साहब। लेकिन बिना किसी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन का आप लोग पहुंच जाते हैं, ठीक है कि नहीं? थोड़ा सा उस पर काम कीजिए, सफलता आपको मेहनत से ही मिलती है। थोड़ा सा दिमाग रहना चाहिए और मेहनत जितना ज्यादा रखिएगा उतना आपके लिए, आप तो कुछ भी कर सकते हैं साहब, ठीक है कि नहीं? आगे लिखिए नेक्स्ट। दूसरा है कंजुगेट प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन। संयुग्मी प्रोटीन, इसका 2 उदाहरण बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। तो लिखेंगे संयोगी प्रोटीन का है, संयुग्मी प्रोटीन का है उदाहरण न्यूक्लियो प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। अच्छा ना, किताब छपवाना हो तभी सब लाइन लिखना। सर किताब छपवाएंगे तो आप वाला नोट से काम चल जाएगा, ईद सब छाप देना सब, ठीक है? आगे चलो। तो सर आप क्यों छपवा लेते हैं, यही काम हमको बचा है। कहां थे हम लोग? न्यूक्लियो प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है? इस प्रकार के प्रोटीन का संयोजन किसी अन्य अणु से रहता है, जैसे न्यूक्लियर प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। इसके बाद आइए व्युत्पन्न प्रोटीन। व्युत्पन्न प्रोटीन जिसको हम लोग कहते हैं डेराइव्ड प्रोटीन। यह प्रोटीन पाचन के दौरान बनती है। यह प्रोटीन पाचन के दौरान बनती है। यह प्रोटीन पाचन के दौरान बनती है, ठीक है? यह प्रोटीन पाचन के दौरान बनती है। और याद रखिए यह प्रकार से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रोटीन की कमी से बीमारी कौन सी होती है। बच्चों में सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों पे ही पड़ता है प्रोटीन की कमी का, इसलिए बचपन में प्रोटीन जरूर बच्चों को अधिक से अधिक देना चाहिए। यदि वो दूध ही नहीं पीता है तो किसी भी तरह से ड्राई फ्रूट्स को उसमें कूच डालो। पिज्जा में ही ड्राई फ्रूट्स अपने से, बेटा आज तुम्हारे लिए हम अपने हाथों से पिज्जा बनाएंगे, और ड्राई फ्रूट्स खिला दो उसको, ठीक है कि नहीं? बच्चा बेटा कुछ थोड़ा डिफरेंट लग रहा था पिज्जा, नहीं तो इस तरह से कैसे खिलाना है। बच्चा पिज्जा छोड़ के नहीं कुछ खाता है, खिलाना तो उसको है प्रोटीन, ठीक है? सोयाबीन को ही कूच डालो, कुछ तो करोगे, नहीं करोगे तो वो क्या हो जाएगा, उसकी तरह 19 वर्षीय उस युवक की तरह, ठीक है? 19 साल का यशस्वी जायसवाल भी है, देखो कितना हट्टा कट्टा है, और 19 साल के तुम भी हो, कहीं से भी तुम 19 वर्षीय युवक नहीं लग रहे हो, 19 वर्षीय तुम बच्चा लग रहे हो। आगे चलिए नेक्स्ट। क्या तुम अभी पूछ रहे सर हमारे विषय में कुछ कह दीजिए, ठीक है? पढ़ो चुपचाप, इधर उधर पे ध्यान मत दो, आगे लिखो। कहां थे हम लोग? लिखिए अब प्रोटीन की कमी से बीमारी कौन सी होती है, तो लिख दीजिए, आ जाइए।
प्रोटीन की कमी से बच्चों में 1 वर्ष से कम मैरेस्मस होती है। मैरेस्मस होती है, मैरेस्मस होती है। जबकि 1 वर्ष से 5 वर्ष के उम्र में, 1 वर्ष से 5 वर्ष के उम्र में क्वासिकोर बीमारी होती है। क्वासिकोर, इस लाइन को लिख लीजिए। क्वासिकोर, जिसे बच्चा का पेट उठ निकल जाता है बहुत ज्यादा, क्वासिकोर बीमारी, ठीक है। बच्चा स्वभाव से चिड़चिड़ा होता है, भूख उसको कम लगती है, क्वासिकोर बीमारी। कौन सी बीमारी? क्वासिकोर बीमारी, याद रखिए। तो 2 बीमारी है, कौन सी? मैरेस्मस और मैरेस्मस और तो मैरेस्मस कितने वर्ष के बच्चों में होती है और क्वासिकोर 1 से 5। ऐसा नहीं कि उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है कि नहीं। पहले क्वासिकोर याद कर लीजिएगा तो उल्टा हो जाएगा वो। तो ध्यान रखिए, कभी कभी पूछ देता है और पूछने के बाद कंफ्यूजन हो गया परीक्षा हॉल में, तो आता हुआ क्वेश्चन लैक ऑफ रिवीजन में गलती हो गई। तो इस तरह से प्रोटीन के विषय में आप जाने, अब प्रोटीन के विषय में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है? वो सब की पॉइंट्स है। और की पॉइंट्स में जैसे महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है, एक सामान्य मनुष्य को कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अभी आपको बताया भी थे कि 100 ग्राम प्रोटीन, यदि किसी को बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत अधिक काम करता है, गर्भवती है, तो वो 100 की जगह 10-20 ग्राम ज्यादा होगा। लेकिन सामान्यतः 75 से 100 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होगी। तो लिखिए नोट, सामान्य व्यक्ति को 75 से 100 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। होती है। अरे नहीं घुसेगा, अपने हद है। इंजॉय करो ना, प्रकृति के इन जीव जंतुओं को देख करके खुश हो जाओ, ठीक है। अभी तक तो तुम्हारे में उस सब तरह के लक्षण पाए ही जाते हैं। आगे लिखिएगा। इसके अलावा प्रोटीन बच्चों नहीं, जंतु के बाल में, नाखून में, खूर में लिखाए थे हम, सब लिखा हुआ है। तो एक ही लाइन में लिख दें कि जंतु के बाल, नाखून, चोंच, खूर, पंजा, पंख। जंतु के बाल, नाखून, चोंच, खूर, पंख में अल्फा क्रिएटिन या क्रिएटिन शुद्ध प्रोटीन पाया जाता है। क्रिएटिन लिखे थे ना, क्रिएटिन से उत्पन्न संरचनाएं, कहीं लिखाए थे हम, बायोलॉजी में ही शायद लिखाए थे, ठीक है। तो एक ही लाइन में इसलिए हम भी लिखा दिए, वहां पे डिटेल लिखाए थे। मतलब जंतु के बाल, नाखून, चोंच, खूर, सींग, पंजा, पंखा, पंख इत्यादि में क्रिएटिन प्रोटीन बने होते हैं। यह एक रेशेदार प्रोटीन होता है। अल्फा प्रोटीन एक रेशेदार प्रोटीन होता है। अल्फा प्रोटीन एक रेशेदार प्रोटीन होता है। जबकि मकड़ी का जाल, वो भी आपके परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है, कैसा होता है? वो बीटा कैरोटीन का बना होता है। मकड़ी का जाल, जबकि मकड़ी का जाल बीटा कैरोटीन के बने होते हैं। बीटा क्रिएटिन होते हैं। बीटा क्रिएटिन प्रोटीन के बने होते हैं। किसके जाल? मकड़ी के जाल, स्पाइडर के जाल, ठीक है। रक्त में कैसा प्रोटीन होता है? हीमोग्लोबिन। तो लिख देंगे रक्त में, सब टॉप नोट्स में लिख लीजिए। रक्त में हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाए जाते हैं।
हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाए जाते हैं, जबकि ब्लड के प्लाज्मा में अल्बुमिन फाइब्रिन ग्लोबुलिन प्रोटीन पाए जाते हैं। अरे 4 बार लिखे हो कॉपी में विगत 1 सप्ताह। पहला अल्बुमिन, दूसरा फाइब्रिन, तीसरा फिर से बोलो अल्बुमिन, फाइब्रिन, और इसको याद करके रखिए, परीक्षा के दृष्टि से ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, मांसपेशी में मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन होता है। मांसपेशी में मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन होता है। ठीक है, मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन होती है। दांत और हड्डी में ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। दांत और हड्डी में ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। दांत और हड्डी में ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। दूध में ओसिन प्रोटीन होती है, और जिसके कारण दूध का रंग सफेद होता है। दूध में कैसीन प्रोटीन होती है, जिसके कारण दूध का रंग धवल होता है, सफेद होता है। दूध एक पूर्ण आहार है, ये तो लिख ही लिए हैं कई बार। दूध एक पूर्ण आहार है। कौन आहार है? पूर्ण। गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है। रक्त का धक्का में फाइब्रिन या फाइब्रिनोजीन, फाइब्रिन रक्त का धक्का बनाने में सब लिखे हो। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, एंटी ब्लड क्लोटिंग फैक्टर सब लिखा हुआ है कॉपी में। रक्त का धक्का बनाने में फाइब्रिन या फाइब्रिनोजीन या प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, रक्त का धक्का बनने में फाइब्रिन, फाइब्रिनोजीन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है। और रक्त का धक्का जो नहीं बनाने में मदद करता है, जिसको एंटीकोगुलेंट कहते हैं, हिपेरिन, यह भी प्रोटीन है। तो लिखेंगे हिपेरिन, हिपेरिन को एंटीकोगुलेंट प्रोटीन के नाम से जानते हैं। एंटीकोगुलेंट, प्रतिस्कंदन या एंटीकोगुलेंट प्रोटीन के नाम से जानते हैं। एंटीकोगुलेंट प्रोटीन के नाम से जानते हैं। आपके क्रोमोजोम में, डीएनए में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हिस्टोन। तो लिखेंगे क्रोमोजोम, डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, सब कॉपी में लिखा हुआ है, समझा के लिखे थे। डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, क्रोमोजोम क्या है, और उसमें कैसा प्रोटीन पाया जाता है? हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। तो क्रोमोजोम और डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होती है।
और जितना एंजाइम है वो भी पाचन में बताए थे, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, बट ऑल प्रोटीन आर, एकदम स्पष्ट लिखा हो, वो भी नोट में लिख दो, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। सभी एंजाइम प्रोटीन, जैसे पढ़ाते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में, सभी, ऑल मनी व्हील आर फाइनेंशियल व्हील, बट ऑल फाइनेंशियल व्हील आर नॉट मनी व्हील। और इसका निर्धारण कौन करता है? अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष ही इसका निर्धारण करता है कि कौन सा बिल मनी है, कौन सा बिल फाइनेंशियल है। और मनी बिल सीधे और सीधे कहां प्रस्तुत होते हैं? लोकसभा में। राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक के रख सकता है? 14 दिन तक, सिर्फ 14 दिन तक रोक कर रख सकता है, जिसको ध्यान में करके रखिए। फिलहाल तो अभी हम लोग हैं। और बायोलॉजी में भी एंजाइम का जो प्रोटीनस भाग होता है उसको एपो एंजाइम कहते हैं, तो लिख देंगे एंजाइम का जो प्रोटीन वाला भाग है, एंजाइम का प्रोटीन वाले भाग को, एंजाइम के प्रोटीन वाले भाग को एपो एंजाइम कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं। एंजाइम के प्रोटीन वाले भाग को, क्रोमोसोम और डीएनए में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? क्रोमोसोम और प्रोटीन में एंटीकोगुलेंट कौन सा प्रोटीन है? जो हिपेरिन। और ब्लड प्रोटीन जो प्लाज्मा में पाया जाता है, अल्बुमिन, ग्लोबिन और फाइब्रिन। कौन सा प्रोटीन रक्त का धक्का बनाने में मदद करता है? गेहूं में कौन सा प्रोटीन होता है? गाय का दूध उजला होता है, किसके कारण? गाय का दूध उजला होता है, किसके कारण? इसके अलावा रक्त में कौन सा प्रोटीन है? मकड़ी के जाल में बीटा कैरोटीन। सिंह, तुम्हारा जो सिंह है, सिंह तुम्हारा नहीं है, मैंने जिसके पास सिंह है, मतलब जो जंतु में सिंह है, तो वो क्या चीज का होता है? अल्फा क्रिएटिन का होता है। किसका होता है? अल्फा क्रिएटिन। तुम्हारे मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन? मायोसिन। तुम्हारे हड्डी में, दांत में, तो समझ में आ गया ना? तो इस तरह से इस प्रोटीन को याद करके रख लेना। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की समाप्ति की, बायोलॉजी की समाप्ति की घोषणा करते हैं। एक कक्षा हमारी न्यूट्रिशन में और बचेगी, और वह है विटामिन और मिनरल्स। और मैंने कहा भी है कि 2 अध्याय न्यूट्रिशन और डिजीज, सिस्टम में 2 सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप खुद भी देख सकते हैं कि आप क्वेश्चन आप बनाइएगा, जब बीमारी भी पढ़ लीजिए। अरे बीमारी तो कई बीमारी पढ़े भी है, कई बीमारी से तो परिचित भी रहते हैं, लेकिन बीमारी कंप्लीट जैसे आप न्यूट्रिशन पढ़े हैं उसी तरह से आप बीमारी भी पढ़िएगा और उसको याद रखने का प्रयास करिएगा, जो आप अपने बायोलॉजी के क्वेश्चन को सफलतापूर्वक बना सके। 2 मिनट कोई ब्रेक नहीं है, सिर्फ ब्रेक इतना ही है कि स्लाइड चेंज होगा और हम लोग म्यूजिक